इंदौर के गोकुलदास अस्पताल में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा मचाया। परिजनों का आरोप था कि डॉक्टर की लापरवाही के कारण मौत हुई है। परिजनों ने शव ले जाने से मना कर दिया और इस बात पर पुलिस और परिजन आमने सामने हो गए। इंदौर से लगे गांव बांक की निवासी बतूल बी को 19 अप्रैल को गोकुलदास अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनका डॉक्टर अरुण अग्रवाल ने पैनक्रियाज कैंसर का ऑपरेशन किया। सोमवार को फिर हालत बिगड़ी तो एक और ऑपरेशन किया गया। इसके बाद मंगलवार को वृद्धा की मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का इल्जाम लगाया और फिर अस्पताल में हंगामा शुरू कर दिया। मौके पर पुलिस पहुंची तो परिजन और पुलिस भी आमने सामने हो गई। परिजनों ने शव को ले जाने से मना कर दिया। क्या कह रहा हूँ, हम बात भी करेंगे, जांच भी करेंगे। आप तो हमारे साथ ही बॉडी जाएगी, हम पीएम करा रहे हैं। अनावश्यक मीटिंग की नहीं करेंगे, मीटिंग की बिल्कुल नहीं होगी। जो हो सकता है मैं सब करूँगा। ओके, हाँ बुला ली। 2014 को गोकुलदास अस्पताल में बैतूल बी पति जब्बार पटेल जो सिरपुर बाग के रहने वाले हैं, यहाँ पर उपचार के लिए भर्ती किया गया था। आज उनकी मृत्यु हो गई है और उनके परिवारजनों ने गोकुलदास हॉस्पिटल पर आरोप लगाया है कि उनके इलाज में बहुत ही ज्यादा अनियमितताएं और लापरवाही संबंधित डॉक्टर ने बरती है। उसको लेकर के उनके परिवारजन यहाँ पर एकत्रित हुए थे। मैंने उनको आश्वस्त किया है कि यदि किसी भी डॉक्टर ने इलाज में किसी भी तरह की लापरवाही यदि बरती है तो हम उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे और उनको हमारी जांच में सहयोग करने के लिए मैंने उनसे बोला है। और हम इसको डेड बॉडी को यहाँ से लेकर MYH लेके जा रहे हैं। वहाँ पर हम इसका PM कराएंगे। PM के बाद जो ट्रीटमेंट हुआ उसका हमारे स्पेशलिस्ट से हम पूरा उसकी जानकारी लेंगे कि कहीं कोई लापरवाही तो नहीं हुई है, और यदि लापरवाही हुई है तो हम निश्चित रूप से डॉक्टर के और इस हॉस्पिटल प्रबंधन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। परिजनों ने 2 बार ऑपरेशन का आरोप लगाया। हाँ, जो भी है वो PM में स्पष्ट हो पाएगा कि ये कितने। वापस कल इनने फिर बोले अंदर पेट की जो आवाज है वो थोड़ी उल्टी सुल्टी बोले जमने में हो गई हमारे से, तो बोले हम फिर से बोले ऑपरेशन करेंगे। सोनोग्राफी करवाई, वो सोनोग्राफी करवाई उनने और फिर ऑपरेशन किया उनने कल शाम को। फिर आज क्या हुआ? आज डेट हो गई सर। परिजनों का कहना था कि हंगामे के पहले अस्पताल प्रबंधन ने शव देने से ही मना कर दिया था, लेकिन बाद में लापरवाही उजागर की तो पैसे लेने में पीछे हट गए। वो सर दवाई भी वहाँ से डायरेक्ट स्लिप आ जाती है, हमको पता ही नहीं चलता। बाद में ऑपरेशन होने के बाद बोलते हैं कि ये दवाई के पैसे दो, डायरेक्ट पर्ची चली जाती है वहाँ ऊपर। हमें कुछ पता नहीं और क्या दवा लेके आया क्या नहीं लाया, हमको इस बारे में कुछ पता नहीं। हमको सिर्फ बिल दिया उनने, हमने उनका पेमेंट कर दिया। मामले में डॉक्टर अरुण अग्रवाल ने सफाई देते हुए कहा कि परिजनों को पहले ही बता दिया गया था। हालांकि अन्य रिश्तेदारों के आने की वजह से सभी को समझा नहीं सके और हंगामा हो गया। ऑपरेशन में उसके रुकावट को दूर करा। अंदर आते हैं उसकी घूम गई थी अंदर और घूम के अंदर चिपक गई थी, थोड़ी बलबेटा खा गई थी अंदर, तो वो हमने उसको रेक्टिफाई करा और ऑपरेशन भी उसने विथस्टूड करा। बट आज मॉर्निंग के अंदर महिला की डेथ हो गई थी। मौत की वजह क्या सामने क्या? उसके अंदर मौत की वजह अभी कार्डियो रेस्पिरेटरी फेलियर ही कहूँगा मैं। इसके अंदर क्योंकि 60+ की महिला थी, वो 64-65 की एज होगी उनकी, और इनको जो कॉज ऑफ डेथ इसके अंदर हार्ट फेलियर ही, कार्डियो रेस्पिरेटरी फेलियर ही। परिजनों का आरोप है कि आपकी लापरवाही थी, वो हंगामा मचाया जिन्होंने इस बात को लेकर काफी गंभीर आरोप लगाए। नहीं, वो क्या है कि उनके मौके पर पहुंचे तुकोगंज थाना प्रभारी कन्हैयालाल दांगी से जब परिजन नहीं संभले तो वे नाराज होकर रवाना हो गए। हालांकि उन्होंने कार्रवाई की बात कही है। इसके बाद परिजन PM के लिए राजी हुए। अस्पताल प्रबंधन इस मामले में सामने आने से बचता रहा। एक युवक को उस वक्त चोरी का रास्ता अपनाना पड़ा जब उसे अपने पिता की बीमारी के लिए गए कर्ज को चुकाना था, जिसके लिए उसने चोर बनकर ज्वेलर्स की दुकान पर बड़ी वारदात को अंजाम दिया। लेकिन नौसिखिया होने के कारण सबूतों के आधार पर पकड़ा गया। उसकी इस हरकत ने उसकी मां को भी चोर बना दिया। 25 अप्रैल को एरोड्रम थाना क्षेत्र के जय भवानी नगर स्थित विनय पर हुई 8 लाख रुपए जेवरात की चोरी का खुलासा पुलिस ने करते हुए एक महिला और एक नाबालिग सहित 4 आरोपियों को हिरासत में लिया है। से वो चढ़ करके जम करके उस पे आए थे। इसमें जो है काफ़ी एक फुटेज पार्शियल फुटेज जिसको बोलते हैं वो मिला था हम लोगों को, जिसमें चेहरा हल्का सा ढका हुआ था जो चोर घुसा था। बिकॉज उसने कैमरा को टर्न कर दिया था ऊपर, बट थोड़ी देर के लिए वो एक स्लाइट इमेज मिली है अपने। उसके आधार पे उसको हम लोग ने ट्रेस करने की कोशिश की कि कौन हो सकता है, और काफ़ी मुखबिर वगैरह भी लगाए उसमें। तो इनिशियली एक योगेश लोधा करके बच्चे का नाम आया, और फिर उससे हम लोग ने कुछ पूछताछ की तो इनिशियली ही डिनाइड, ने मना कर दिया कि कोई बात नहीं है।
और फिर थोड़ा सा और पूछने पे ये पता चला कि पवन ओझा करके कोई उसका मित्र है जो इसमें इन्वॉल्व है। इंटरेस्टिंग बात इसमें ये एक थी कि पवन ओझा ने जो है चोरी करते टाइम बाल अपने बढ़ा रखे थे, तो वीडियो फुटेज में उसके बाल काफ़ी लंबे लंबे आ रहे थे, यहाँ तक आ रहे थे, और इमीडिएटली चोरी के बाद इन लोगों ने बाल कटवा लिए। तो एक बहुत बड़ा इनिशियली ब्लफ हुआ ये कि पता नहीं चल पा रहा था कि क्योंकि फुटेज में कुछ अलग से वो आ रहे थे, बट हमको लगा कि ये फिर वही है। तो थोड़ा सा जब उनको हम लोगों ने और इंटरोगेट किया तो फिर ये बात पता चली कि इन्होंने इमीडिएटली आफ्टर दी चोरी दोनों लोग ने अपने बाल लंबे थे पहले और फिर कटवा लिए। अब ये आइडिया कहाँ से आया है, दिस इज येट टू बी सीन कि कैसे इनको ये आइडिया आया कि बाल बढ़ा के चोरी करें और फिर कटवा लें। पवन ओझा को जब हम लोग मिल गए तो फिर पता चला कि पवन ओझा ने सब सामान जो है अपनी माँ के पास दे दिया है। उनकी माँ आशा ओझा हैं, वो उज्जैन में रहती थी, और एक उनके ताऊ के लड़के हैं सुशील ओझा, उनके घर में जो है सब सामान को रखवा दिया गया ले जा करके। इन्फॉर्मेशन मिलने पे फिर हम लोग उस घर में गए, वहाँ पे तलाश किया तो पूरा का पूरा बैग जैसा भी आप डिस्प्ले में देखेंगे रखा हुआ था, सामान उसके अंदर था। करीब 8 लाख का सामान हम लोगों ने रिकवर किया है, जैसा भी एस्टिमेट लग रहा है इनिशियली। इसमें इन दोनों ही लोगों का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, और पवन के फादर जो हैं वो पवन ओझा जो हमारा मेन अक्यूज जिसको आप कह सकते हैं, जो कि मेजर है, उसके फादर का पाइल्स का ऑपरेशन अभी जल्दी ही हुआ था, तो करीब 25,000 रुपये उसने लोन ले रखे थे, और लोन की वापसी के करने के लिए जो है उसने बेसिकली ये चोरी कारित की। मतलब ये कोई ट्रेंड या हिस्ट्री ट्रीटेड चोर नहीं है कि अभ्यासरत करते हो, लेकिन उनको क्योंकि उसको पैसा वापस करना था तो उसने सोचा कि अब हम कहाँ से लाएं पैसा, तो उसने सोचा कि ये प्लान बनाया कि चोरी करते हैं। और फिर इन लोगों ने रेकी करके तलाश किया कि किसी जो है वो ज्वेलर के यहाँ ही चोरी करेंगे, और बिकॉज ये जो शॉप थी इसके पास जो बिल्डिंग्स थी उस पर छत पे जाने का आसान रास्ता था, वहाँ पे बालू ईंटें लगे हुए थे, आप लोगों ने देखा होगा जो जिसने भी स्पॉट देखा होगा, उससे चढ़ करके इजी एक्सेस छत पे मिला और फिर ये लोग उसके अंदर जा सके। मुझे लगता है कि 5 दिन में जो है वो इतनी बड़ी चोरी का खुलासा किया है। काफ़ी एफर्ट टीआई एरोड्रोम ने और इनकी पूरी टीम ने हमारे एडिशनल एसपी और सीएसपी के नेतृत्व में किया है, तो ये एक बड़ा अच्छा वो मिला। बट यूजुअली रहता है कि चोर पकड़ते तो हम लोग सोचते हैं और चोरी मिलेगी बट ये थोड़ा सा अलग केस है जिसमें कि कुछ अलग कारणों से चोरी की गई थी, तो मैं समझता हूँ कि एक बड़ी जन्मदिन बन गया मौत का दिन। जी हाँ, अपने जन्मदिन की पार्टी के लिए खाना बना रही एक महिला की स्टोव भभकने से झुलसने के बाद मौत हो गई, लेकिन महिला के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने के आरोप लगाते हुए उसे जलाने की आशंका जताई है। पुलिस मामले की गई है। उसका कल था जन्मदिन, वह बना रही थी खाना, अचानक से स्टोव भभक गया। आग की लपटों से घिरी पत्नी को देख पति ने किया बुझाने का प्रयास। बुझाने के प्रयास में वह भी झुलस गया, लेकिन परिजनों ने लगाया है जलाने का आरोप। जी हाँ, दिल दहला देने वाली यह घटना खरगोन जिले के बलवाड़ा की है, जहां रहने वाली भावना अग्रवाल का मंगलवार को जन्मदिन था। वह परिवार के लिए खाना बना रही थी कि उसी समय स्टोव भभक गया और आग ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। मकान के नीचे दुकान पर बैठा पति राहुल तुरंत वहां पहुंचा और अपनी अर्धांगिनी को जलता देख उसे बुझाने का प्रयास किया, जिसमें वह भी झुलस गया। ये केक बना रही थी, उसका कल जन्मदिन था बहू का, और उसके केक बनाते समय जो है एकदम स्टोव भपक गया और उसमें जो है ये मतलब बताया, और उसमें ये जल गई और घर में भी आग लग गई। हाँ, पति भी नीचे दुकान में था और ये जो है बचाने में आया उसको, तो बचाने में ये भी झुलस गया और उसके बाद में ये जो है इसने इसके परिवार वालों को खबर करी कि भाई ऐसी ऐसी बात हो गई है। लोग भी आए तो पानी डालने। अच्छा, वो और उसके बाद में इस घटना के 10 मिनट पहले वो बहू ने उसकी माँ से बात करी थी बर्थडे के राजू खुशी। वहीं उसके परिजनों ने ससुराल पक्ष पर 4 लाख रुपए के लिए दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए प्लानिंग के साथ ससुर पर भावना को जलाकर मारने के आरोप लगाए हैं। करीब 3 से 4 लाख रुपए मांगते हैं साहब। वो बेचारी विधवा औरत कहाँ से लाके देगी? उसकी 6 छोरियां, उसने कैसे निपटाई हैं उन 6 छोरियों को? उसकी आत्मा जानती है। उसके पास कोई धंधा नहीं, कोई रोजगार नहीं। हमारे फूफा जी को मारे आज बर्थडे मिस हुआ था ना, परिवार से बात। अब आज मेरा जन्मदिन है तो आदमी मेरे को फोन लगाएगा, मेरे फादर को या मेरे भाई को थोड़ी ना लगा के मिस करेगा। हाँ बिल्कुल बराबर, इन्हीं जलाया है साहब।
इंदौर में कांग्रेस से जुड़े संगठन राजीव विकास केंद्र के कार्यकर्ताओं ने पत्रकार पिटाई कांड और इंदौर रेलवे स्टेशन की पार्किंग गुंडों को सौंपे जाने के विरोध में हल्ला बोल प्रदर्शन कर स्टेशन प्रबंधक और जीआरपी पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। लेकिन स्टेशन प्रबंधक जब घंटे भर के इंतजार के बाद भी ज्ञापन लेने नहीं पहुंचे तो कार्यकर्ता स्टेशन परिसर में ही धरने पर बैठ गए। घंटे भर बाद जब स्टेशन प्रबंधक गहलोत ज्ञापन लेने पहुंचे तो कार्यकर्ताओं के साथ उनकी तीखी बहस और हल्की धक्का मुक्की हो गई, जिसके बाद गहलोत नाराज होकर चले गए, लेकिन उनके खिलाफ नारेबाजी जारी रही। विरोध की खबर के बाद भारी पुलिस बल भी रेलवे स्टेशन पर मौजूद था, जिनमें जीआरपी थाना प्रभारी दिलीप गंगराड़े भी मौजूद थे। ये वही टीआई गंगराड़े है जिनकी शह पर जीआरपी थाने के पुलिस कर्मियों ने पत्रकारों के साथ बर्बरतापूर्वक मारपीट की थी। आज हमने जो गुंडों का जो जिनको वाहन पार्किंग का ठेका दे रखा है वो पार्किंग का ठेका निरस्त किया जाए। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भूतपूर्व सैनिक, भूतपूर्व पुलिस अधिकारी या सामाजिक संस्थाओं को दिया जाए, इसको लेकर हमने यहाँ पर ज्ञापन दिया है। साथ ही अधीक्षक पर भी हमारा आरोप है कि वे और पुलिस प्रशासन मिलकर ऐसे लोगों को संरक्षण देते हैं। अभी गत दिनों रेलवे का जो घातलेट चोरी हुआ उसमें रेलवे अधीक्षक को जो है उसमें कहीं न कहीं हिस्सा जाता है। राहुल गांधी पर निशाना साधते योग गुरु बाबा रामदेव खुद देश के दलितों के निशाने पर आ गए हैं। देश भर में रामदेव के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं और उनकी मुश्किलें हैं कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। देश के कुछ शहरों में बाबा रामदेव के खिलाफ प्रकरण दर्ज होने के बाद इंदौर में भी रामदेव के खिलाफ प्रकरण दर्ज किए जाने की मांग लगातार बढ़ती ही जा रही है। बुधवार को इंदौर में मध्य प्रदेश दलित चेतना मंच के सदस्यों ने गंगाधर जारवाल के नेतृत्व में अजाक थाने पर प्रदर्शन करते हुए रामदेव के खिलाफ अत्याचार अधिनियम की उपधारा 10 के तहत प्रकरण दर्ज करने की मांग की। मंच के प्रदेश अध्यक्ष गंगाराम जारवाल ने कहा कि बाबा रामदेव द्वारा दलितों को लेकर की गई टिप्पणी पर इंदौर में भी प्रकरण दर्ज होना चाहिए। कई शहरों में बाबा रामदेव के खिलाफ प्रकरण भी दर्ज हुए हैं। जब तक रामदेव पर प्रकरण दर्ज नहीं होगा वे बाबा रामदेव को इंदौर में घुसने नहीं देंगे। हालांकि अजाक थाने के उप पुलिस अधीक्षक आशुतोष मिश्र ने कहा कि चूंकि बयानबाजी का यह मामला लखनऊ का है, इसलिए नियमानुसार प्रकरण वहीं दर्ज होना चाहिए और एक ही मामले में कई जगह प्रकरण दर्ज नहीं किए जा सकते। फिर भी वे विधिक राय लेकर एफआईआर दर्ज करने के विषय में निर्णय लेंगे। इस पे हम अभी कानूनी परीक्षण इस दृष्टि से करेंगे कि ये घटना स्थल लखनऊ का है और संविधान में जो डबल जो पार्टी का प्रावधान है उसमें एक घटना के लिए एक ही बार व्यक्ति को अभियोजित किया जा सकता है। इसलिए अब चूंकि घटना स्थल वहाँ का, यदि कानूनी विषयों से हम राय मशविरा कर लेंगे, वरिष्ठ अधिकारियों से बात कर लेंगे। यदि कानूनी प्रावधान इसका होता है, आकृष्ट होता है, तो हम एफआईआर करने में हमें कोई हर्ज नहीं। चोरों ने एक बार फिर भगवान को अपना निशाना बनाते हुए जूनी इंदौर थाना क्षेत्र के इंदु नगर माता मंदिर से दान पेटियों पर हाथ साफ कर दिया। चोरों के बुलंद हौसलों के कारण अब भगवान के मंदिर भी सुरक्षित नहीं है। शहर में जहां चोर लोगों के खून पसीने की कमाई पर हाथ साफ कर रहे हैं, वहीं मंदिर में रखी दान पेटियों से हजारों रुपए चुरा लिए। इंदु नगर स्थित माता मंदिर से चोरों ने दूसरी बार चोरी करते हुए दान पेटी का ताला तोड़ा। पुजारी ने बताया कि चोर यहां पहले भी चोरी कर चुके हैं, लेकिन पुलिस चोरों को नहीं पकड़ सकी। यह वारदात दूसरी बार हुई है। एक अंदाजा बोल सकते हैं 20-25 हजार के आसपास होगा, ज्यादा हो सकता है, भाई कम नहीं होगा, क्योंकि 1.5 साल से गला नहीं खुला था। रात में रहता है चौकीदार, मगर क्या है कि वो अब रात में तो वही अपना जगेगा नहीं। अब आसपास के साथ किस पे अपन शंका कर सकते हैं जब तक किसी को देखा नहीं है हमने। बढ़ती गर्मी के कहर ने जहां लोगों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ा दी है, वहीं चिड़ियाघर के वन्य प्राणियों के लिए भी यह खतरनाक साबित हो रही है, जिसके चलते चिड़ियाघर प्रबंधन ने प्राणियों की अतिरिक्त देखभाल करते हुए उनकी खुराक में भी परिवर्तन कर दिया है। साथ ही पक्षियों को गर्मी से बचाने के लिए ग्लूकोज का पानी भी पिलाया जा रहा है। बढ़ती गर्मी के कारण जहां आम इंसान की मुसीबतें बढ़ गई, वहीं वन्य प्राणियों को भी गर्मी के कहर से बचाने के लिए प्राणी संग्रहालय द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके तहत पिछले दिनों प्रबंधन ने शेर, भालू, बिक्केट व अन्य प्राणियों के क्षेत्र में फव्वारे और कूलर लगाए, लेकिन पारा अब 41 डिग्री से ऊपर पहुंच चुका है। ऐसे में चिड़ियाघर प्रबंधन की चिंताएं और भी बढ़ गई है, जिसके चलते प्रबंधन ने अतिरिक्त बचाव के उपाय शुरू कर दिए हैं।
चिड़ियाघर प्रभारी उत्तम यादव ने बताया कि वन्य प्राणियों के साथ पक्षियों को भी गर्मी के प्रभाव से बचाने के लिए उनकी दैनिक खाद्य सामग्री में परिवर्तन कर ग्लूकोज का पानी दिया जा रहा है, ताकि गर्मी से प्राणियों में ग्लूकोज की मात्रा सामान्य बनी रहे। जू का एक जो सेंट्रल जो अथॉरिटी की जो गाइडलाइन रहती है उसके हिसाब से एक विजिटर सर्कुलेशन पाथ प्रॉपर वे में होना चाहिए, जो हमारे जू की गाइडलाइन की थी। उसी गाइडलाइन के तहत जो अभी जब पुल नहीं था तो एक हमारा भालू वाला इंक्लोजर था, वहाँ तक विजिटर जाता था और वहाँ पर जाने के बाद वो डेड एंड था जू का, वहाँ से फिर उसी ट्रैक से उसको वापस आना पड़ता था, जो किसी तरह से जू के जो पैरामीटर्स था उसके हिसाब से फिट नहीं बैठ रहा था। हमने माननीय मेयर साहब से इसके लिए रिक्वेस्ट किया था और उन्होंने एक जू के लिए एक अच्छी बड़ी सौगात दी है और पुल का निर्माण हो रहा है हमारे हॉस्पिटल के पास में। चिड़ियाघर में गर्मी के चलते पानी की आवश्यकता भी अधिक महसूस की जा रही है, जिसके चलते बुधवार को अतिरिक्त टैंकर मंगवाए गए। वहीं प्राणियों के लिए छोटे जलाशयों की संख्या भी बढ़ाई गई। चंदननगर क्षेत्र से गुजर रहे ट्रक में उस वक्त आग लग गई जब उसमें रखी रद्दी हाई टेंशन लाइन के कारण जलने लगी। कुछ देर बाद ट्रक चालक को इसकी भनक लगी तो उसने आग बढ़ने से रोक ली। 41 डिग्री पारे का असर विद्युत लाइनों पर भी पड़ रहा है, जिससे विद्युत लाइन के पिघलने से लाइन जल रही है। वहीं हाई टेंशन लाइन में भी लोड बढ़ रहा है और तार इतने गर्म कि कागज के बंडल जैसे ही लाइन से टकराए तुरंत जलने लगे। इसी के चलते एक हादसा चंदननगर क्षेत्र में हुआ, जहां से एक ट्रक रद्दी कागज लेकर जा रहा था। ट्रक में भरे कागज के बंडल जैसे ही हाई टेंशन लाइन से टकराए कागज झुलसने लग गए। जब कुछ दूर जाने पर इसकी भनक ट्रक चालक को लगी तो उसने तुरंत गाड़ी रोककर आग बढ़ने से रोकी। आग पकड़ ली एकदम ही, और गर्मी का टाइम ऐसा तापमान पे हवा चलते गई और उससे आग पकड़ते गई। फिर कैसे क्या बुझाई? फिर वो होटल वाले ने बेचारे ने कुछ मदद करी तो पाइप निकाला, फिर फायर ब्रिगेड को फोन लगा के और फिर फायर ब्रिगेड आई तो आग काबू कर पाई। आग ने थोड़ा कुछ काबू पाया, फिर थोड़ा माल वाल बचा है हमारा। कहाँ जा रहा था माल आपका? ये जा रहा था उत्तराखंड जा रहा था, काशीपुर। इधर बढ़ती गर्मी से विद्युत कंपनी की लापरवाही लगातार सामने आ रही है। मौसम के अनुरूप लाइन प्रबंधन पर करोड़ों रुपए खर्च करने वाली कंपनी की हकीकत लाइनों में आए दिन होने वाले फॉल्ट के कारण सामने आ रही है। आरटीआई कार्यकर्ता शहला मसूद हत्याकांड के मामले की सुनवाई जिला कोर्ट की विशेष सीबीआई अदालत में चल रही है। इस संबंध में मंगलवार और बुधवार को हुई सुनवाई में प्रकरण से जुड़े 2 गवाहों के बयान सीबीआई ने कोर्ट में कराए हैं। दोनों ही गवाह जाहिदा परवेज के यहाँ कर्मचारी थे। सीबीआई कोर्ट में मंगलवार को फरहान अली के बयान हुए थे। फरहान अली जाहिदा के यहाँ पर अकाउंटेंट था, जिसने अपनी गवाही में कोर्ट को बताया कि जाहिदा परवेज का व्यवहार अपने किसी भी कर्मचारी के साथ ठीक नहीं था। जाहिदा के कार्यालय पर विधायक ध्रुव नारायण का आना जाना बना रहता था। जब ध्रुव नारायण आते थे तब सारे कर्मचारियों की छुट्टी कर दी जाती थी। उस वक्त वहाँ जाहिदा और ध्रुव नारायण के अलावा कोई नहीं होता था। जाहिदा का पेट्रोल पंप व अन्य व्यवसाय था। वहीं बुधवार को इसी मामले में गवाह चांद अहमद खान के बयान हुए। चांद अहमद खान ने भी उपरोक्त बयानों को ही दोहराया। वहीं इस बात के विषय में अभिभाषक सुनील श्रीवास्तव ने बताया कि सारे गवाह सीबीआई के प्री प्लान गवाह हैं, जो वही बोल रहे हैं जो सीबीआई चाहती है। गौरतलब है कि भोपाल में हुए बहुचर्चित आरटीआई कार्यकर्ता शहला मसूद हत्याकांड के मामले की सुनवाई जिला अदालत की विशेष सीबीआई कोर्ट में चल रही है। हत्याकांड की जांच सीबीआई ने की थी। इस मामले में अब तक भोपाल निवासी मुकुल माथुर, बैंक कर्मी अनित कर्मकार, भोपाल निवासी राजेंद्र पाठक, राजेश कुमार मिश्रा, राजेश पी वेदी, अनिल सोनी सहित अनेक गवाहों के बयान हो चुके हैं। आरोपियों में सबा फारूकी की ओर से वकील सुनील श्रीवास्तव पैरवी कर रहे हैं। वहीं आरोपी इरफान ने अपना वकील बदल लिया है। पूर्व में वकील महेंद्र मौर्य इरफान की पैरवी कर रहे थे, अब उसकी पैरवी वकील रघुवीर सिंह खनूजा करेंगे। इस मामले में सीबीआई कोर्ट की जज श्रीमती शुभ्रा सिंह के बयान भी होने वाले हैं। कल 1 मई से प्रदेश के सरकारी और गैर सरकारी स्कूल के बच्चे छुट्टियां मनाएंगे। वहीं इंदौर के केंद्रीय विद्यालय के बच्चों को स्कूल जाना पड़ेगा। केंद्रीय विद्यालय संगठन कलेक्टर के आदेश को भी मानने को तैयार नहीं है। सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में 1 मई से 30 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया गया है। इस दौरान स्कूलों में किसी भी तरह की शैक्षणिक गतिविधियां नहीं किए जाने के आदेश एडीएम द्वारा 18 अप्रैल को जारी किए गए हैं। केंद्रीय विद्यालय इस आदेश की भी धज्जियां उड़ा रहा है। आज भी इंदौर के तीनों केंद्रीय विद्यालय खुले रहे। वहीं केंद्रीय विद्यालय संगठन के सहायक आयुक्त SN शर्मा ने एक पत्र कलेक्टर को लिखा है, जिसमें विद्यालय में पाठ्यक्रम पूरा नहीं होने के नाम पर विद्यालय गर्मी में भी संचालित करने की अनुमति मांगी है।
विद्यालय संगठन के अनुसार पूरे देश में केंद्रीय स्कूलों का पाठ्यक्रम एक समान संचालित किया जाता है, जिसके चलते देश के किसी भी केंद्रीय विद्यालय में ग्रीष्मकालीन अवकाश आरंभ नहीं हुए हैं। इधर आवेदन पर अंतिम निर्णय कलेक्टर आकाश त्रिपाठी को लेना है। वहीं मामले में स्कूल प्रबंधन से पालक नाराज है। जहां पारा 41 से 45 डिग्री के बीच पहुंच चुका है, वहीं स्कूल संगठन पाठ्यक्रम के नाम पर बच्चों को भर गर्मी में शिक्षा को यातना बना रहा है। बुधवार को केंद्रीय विद्यालय की इस मनमानी को लेकर कुछ पालकों ने विरोध भी करना चाहा, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। अब मासूमों को भर गर्मी से बचने या स्कूल भेजने का निर्णय कलेक्टर के हाथों में है।